नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सर्वोदय विद्या सेतु चैनल पर। मैं रविंदर सिंह आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही ऑनलाइन क्लास देने वाला हूं। ख़ासतौर से बोर्ड परीक्षाओं को निकट देखते हुए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मेरी साइंस की पहली क्लास शुरू होने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस में मैं पहली बार आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी जो साइंस की बुक है वो लगभग 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा फिजिक्स है, एक हिस्सा केमिस्ट्री है और एक दूसरा हिस्सा बायोलॉजी है। बायोलॉजी है क्या? अगर हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। सामान्य तौर पे मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। इसको पहले चैप्टर का जो नाम है बायोलॉजी का उसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेस, और हिंदी में इसे कहा जाता है जैव प्रक्रम। बेसिकली ये बायो का पहला चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बायो के पहले चैप्टर की बात करते हैं तो उसे कहा गया लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम। सर, जैव प्रक्रम है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एक प्रोसेस जो जीवन की परिभाषा देता हो, जो जीवन के बारे में बताता हो, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर संसार को हम देखते हैं तो संसार में 2 तरीके की चीज़ें हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। अगर हम सजीवों को देखें तो कहा जाता है कि उनके अंदर जीवन है। बेटा, इसी को बायोलॉजी कहा गया। संसार में 2 ही तरीके की चीज़ें हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। बेसिकली वायो के अंदर, वायो का मतलब ही यही है। अगर हम वायोलॉजी को देखते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक वायो दैट मीन लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टडी ऑफ, और दोनों का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो बनता है स्टडी ऑफ लाइफ। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टडी ऑफ लाइफ। और स्टडी ऑफ लाइफ अर्थात हिंदी में इसे हम कहें तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम जीव विज्ञान में बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीवों का अध्ययन। तो हमको यह जानना अत्यधिक आवश्यक है कि संसार में कितने तरीके की चीज़ें हैं, तो हमें पता चलता है या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं। बेसिकली जिनके अंदर जीवन पाया जाता है उन्हें हम सजीव कहते हैं, और जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो वो हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम सजीवों में और निर्जीवों में अंतर की बात करते हैं तो बेसिकली इस एक हिस्से में आपको लिविंग थिंग्स दिखाई गई हैं और इस दूसरे हिस्से में आपको नॉन लिविंग थिंग्स कहा दिखाई गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव, तो बेसिकली हमको कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे सामान्य तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, पुराने समय में जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारी मैम या हमारे सर जो हमें पढ़ाया करते थे कहा करते थे कि जो लोग श्वसन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन करते हैं अर्थात रेस्पायरेशन करते हैं, पाचन करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, उन सबको सजीव कहा जाता है। मेरे दिमाग में हमेशा एक डाउट रहता था कि हम उन्हीं को सजीव क्यों कहें, बाकी को सजीव क्यों नहीं कहें? तो फिर सर इसको हमें समझना होता है। बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सजीवों को देखें तो सजीव वृद्धि करता है। वृद्धि 2 तरीके से होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होती है संख्यात्मक वृद्धि और एक होती है शेप में अर्थात आकार में वृद्धि। अर्थात अगर हम संख्यात्मक वृद्धि की बात करें तो सजीव संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे किसी समय हमारी आबादी कुछ और थी, आज बढ़ करके कुछ और हो गई है। अर्थात अगर हम सजीव अपनी आबादी में ग्रोथ कर पा रहे हैं, वृद्धि कर पा रहे हैं, तो इसका कारण प्रजनन होता है। अर्थात कहा जाता है कि सभी सजीव क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रजनन। क्या करते हैं? प्रजनन। बट ये सर्वथा सत्य नहीं है। प्रजनन करना ही सजीवों का एक गुण है, ये सही नहीं है। क्योंकि कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो प्रजनन नहीं करते। जैसे कि अगर हम देखें खच्चर और किन्नर 2 ऐसे सजीव हैं जो प्रजनन नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि निर्जीव तो प्रजनन नहीं करते, हम सब जानते हैं, बट कुछ सजीव भी ऐसे हैं जो प्रजनन नहीं करते, जैसे कि किन्नर और खच्चर। इसका मतलब यह निकला सर कि प्रजनन करना सजीवों का एक गुण तो हो सकता है, लेकिन ऐसा गुण नहीं जो सजीवों में और निर्जीवों में अंतर पैदा करे।
मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर हम बात करें शेप में अर्थात आकार में वृद्धि की, तो सभी सजीव आकार में वृद्धि करते हैं। जैसे कोई जन्म लेता है 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का होता है। आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता चला जाता है, हाथ पैर बड़े होते चले जाते हैं, लंबाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये सजीव भी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ निर्जीव भी ऐसे हैं जो अपने आकार में वृद्धि करते हैं, जैसे पठार, पर्वत इत्यादि भी अपने आकार में वृद्धि करते हैं। इसका मतलब यह है कि वृद्धि करना सजीवों का एक गुण तो है, लेकिन ऐसा गुण नहीं जो सजीवों में और निर्जीवों में अंतर पैदा कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, सजीवों में और निर्जीवों में अंतर पैदा करने वाले सिर्फ कुछ ही गुण हैं जो उनमें डिफरेंस बताते हैं, अर्थात अंतर बताते हैं। जैसे मैंने बताया, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन। इस साइड के आप जितने भी जीव देख रहे हैं उन सभी में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये सभी क्रियाएं होती हैं, बट इनके अंदर श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये क्रियाएं नहीं होती। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ये श्वसन, पाचन, उत्सर्जन है क्या? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बेटा श्वसन, पाचन और उत्सर्जन, इन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म, या हम इन्हें यूं कह सकते हैं कि ये कही जाती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सर सजीव वे हैं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे श्वसन, पाचन पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में इन जैविक क्रियाओं का अभाव होता है। उद्दीपन के प्रति अनुकूल, जैसे बेसिकली हाँ एक चीज़ और कही जाती है सजीवों के बारे में जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है, दैट इज सेंसिटिविटी। अगर हम बात करें तो निर्जीवों के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती, अर्थात उनके अंदर किसी दूसरी चीज़ को महसूस करने का, जैसे बेसिकली जो सजीव होता है वो सुख को, दुख को, दर्द को, इन सब चीज़ों को महसूस करता है। सामान्य तौर पे निर्जीव ये सब चीज़ें महसूस नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सजीवों के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि हो रहे होते हैं। इन्हीं सभी रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। सजीवों के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी रासायनिक क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये सभी रासायनिक क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो सर अगर किसी भी वस्तु के अंदर, बेसिकली वस्तु कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम यूं कहें कि अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं तो वो सजीव है, और किसी के अंदर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहे हैं तो वो निर्जीव है। बेसिकली ये मेटाबॉलिक रिएक्शन भी सजीवों के अंदर 2 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है कैटाबॉलिज्म और अनदर इज एनाबॉलिज्म। सर व्हाट इज द मीन ऑफ कैटाबॉलिज्म? मेरे प्यारे बच्चों, नाम से ही क्लियर है, कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है कट करने वाला, अर्थात कोई ऐसी रासायनिक क्रिया जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ती हो। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, अर्थात हम इसे हिंदी की भाषा में अपचय रासायनिक क्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि जब हम पाचन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम भोजन करते हैं तो होता है क्या है? भोजन में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड पाचन। भोजन करने के बाद भोजन का पाचन होता है, और पाचन में क्या होता है? पाचन का एक सीधी सी डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना। अर्थात सर कैटाबॉलिज्म के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर टूटते हैं, उदाहरण के तौर पे डाइजेशन और श्वसन। सर अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो सर ये प्रक्रिया ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें सरल अणुओं के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अगर हम इसके उदाहरण समझते हैं तो प्रकाश संश्लेषण और मांसपेशियों मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल दीज आर द एनाबॉलिज्म, अर्थात इन्हें हम सर जी उपचयी क्रियाएं कहते हैं। अर्थात सर ये उपचयी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं सर? सरल कार्बनिक पदार्थों को जोड़ करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। जिस प्रक्रिया के दौरान सरल कार्बनिक पदार्थों से जोड़ करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और जिस प्रक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात सजीवों में गुणों को निर्धारित करने के लिए, सजीवों में और निर्जीवों में अंतर निर्धारित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अर्थात किसी के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वह
वह है सजीव कहा जाएगा। और अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो उसे हम निर्जीव कहेंगे। इज़ दैट क्लियर और नॉट? आशा कर पाते हैं ये सारी बातें सब बच्चों को समझ में आई होंगी। धीरे धीरे आपको और क्लासें देखने को मिलेंगी। आज के लिए रखते हैं इतना ही, आगे की चीज़ें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।